Hello and good morning everyone. Radhe Radhe Jai Shri Krishna to all. This side Ruby Tyagi. I warmly welcome everyone to the Sadhana Viz Academy platform. I am good and I hope you are also doing very well. Let's begin today's current affairs. आज के हमारे ज्ञान के महासंकल्प में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पहले अपनी करंट अफेयर की न्यूज से पहले डिस्कस करते हैं इंडिया का मैप और वर्ल्ड मैप। आज इंडिया के मैप में देखेंगे हम कि कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है, और सेकंड देखेंगे कि जो भारत की नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं जो भारत में उनका प्रभाव होता है। इसी के साथ फिर देखेंगे वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में हम 7 कॉन्टिनेंट देखेंगे, इसके बाद साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका देखेंगे, और उसमें कौन कौन से कंट्रीज लाई करते हैं वो भी हम देखते हुए चलेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि जो भारत है वो अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री किस किस से शेयर करता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो किस किस से शेयर होती है। तो सबसे पहले आपको पाकिस्तान नजर आएगा। पाकिस्तान से ऊपर देखेंगे थोड़ा सा पार्ट आपको अफगानिस्तान से अटैच लगेगा, और ये हम अफगानिस्तान से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके बाद आप चाइना को देखेंगे। चाइना सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो हम चाइना से शेयर करते हैं। इसके बाद आपको नेपाल देखने को मिलेगा। नेपाल के बाद भूटान देखने को मिलेगा। नीचे आएंगे तो आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा, जो पहले पाकिस्तान ही था लेकिन बाद में आजाद होकर बना बांग्लादेश। तो ये हुआ बांग्लादेश। इससे इधर आपको म्यांमार देखने को मिलेगा। ये हुए जिससे भारत अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। अब इसके बाद देखते हैं भारत के, एक बार हम देख लेते हैं स्टेट, कौन कौन सा स्टेट कहां पर लाई करता है। जैसे तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ, ये साउथ में लाई करते हैं। फिर आंध्र प्रदेश और कर्नाटका इन्हीं से अटैच होते हुए साउथ में ही स्थित है। इसके बाद आप देखेंगे ईस्ट से वेस्ट की तरफ तो इधर आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा, फिर छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र। ऊपर चलते हैं और सबसे जो हमारे वेस्ट के स्टेट हैं वो है गुजरात और राजस्थान आपको देखने को मिलेगा। गुजरात और राजस्थान ये हमारे वेस्ट में पड़ते हैं। वेस्ट से चलते हैं ईस्ट में, तो ईस्ट में आएंगे गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, और राजस्थान से लगा हुआ आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। फिर आएंगे थोड़ा और इधर हम वेस्ट ईस्ट में, तो ईस्ट में आपको बिहार देखने को मिलेगा, और बिहार से नीचे आपको झारखंड देखने को मिलेगा। फिर आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, और फिर पहुंच जाते हैं हम ईस्ट के स्टेट में, जिसमें सबसे पहले आपको सिक्किम देखने को मिलेगा, और फिर आपको मिलेगा 7 सिस्टर्स, जिसमें आपको असम देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 7 कंट्रीज आपको ईस्ट की देखने को मिलेगी। इसके साथ ही चलते हैं मिडिल भारत में। मिडिल भारत में आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, राजस्थान देखने को मिलेगा, हरियाणा, और इन तीनों के बीच में आपको एक यूटी देखने को मिलेगी, वो है न्यू दिल्ली। ये आपको न्यू दिल्ली देखने को मिलेगा। फिर चलेंगे हम नॉर्थ में। नॉर्थ में आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा, और वेस्ट में आपको पंजाब देखने को मिलेगा। इसी के ऊपर सबसे जो अब आएंगे हमारे नॉर्थ के स्टेट, तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ऊपर आपको जम्मू कश्मीर और इधर आपको लद्दाख देखने को मिलेगा। ये हुए हमारे स्टेट। नीचे आपको एक यूटी देखने को मिलेगी लक्षद्वीप, और इधर देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार। ये आप देख रहे होंगे, ये है अंडमान निकोबार। इधर आपको छोटी छोटी 2 यूटी और देखने को मिलेगी, और एक गोवा देखने को मिलेगा। यहाँ पे छोटा सा आप देखने को मिलेगा, ये है गोवा। और इधर आपको देखने को मिलेगा कि ये है दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। ये आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे से द्वीप हैं। ये हुए हमारे भारत के स्टेट और यूटी। इसके बाद हम देखेंगे कि कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये आप देखते हुए चलेंगे कि ये है कर्क रेखा जो कि चलती है, सबसे पहले चलेगी गुजरात से होते हुए इधर राजस्थान, गुजरात से होते हुए राजस्थान पहुंचेगी। राजस्थान से आप देखेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से आपको देखेगा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड को कवर करते हुए निकलेगी वेस्ट बंगाल को, वेस्ट बंगाल से होते हुए इधर आएगी त्रिपुरा, और त्रिपुरा होते हुए मेघालय से होते हुए निकल जाएगी। तो ये है हमारी कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा, जो कि हमारे 8 स्टेट से होते हुए गुजरती है। कर्क रेखा 8 स्टेट से होते हुए गुजरती है। 8 स्टेट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा गुजरात, गुजरात के बाद देखने को मिलेगा आपको राजस्थान, राजस्थान के बाद देखने को मिलेगा आपको मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपको देखने को मिलेगा झारखंड, झारखंड के बाद देखने को मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद देखने को मिलेगा आपको त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद देखने को मिलेगा आपको मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। ये हुए हमारे 8 हमारे स्टेट। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, ये हमारे 8 स्टेट हुए। कितना? 8 हमारे स्टेट हुए। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और इनकी आपको स्थिति भी पता चलेगी कि भारत में कहाँ कहाँ ये लाई करते हैं। ये हुई हमारी कर्क रेखा। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये है हमारी कुछ नदियों का प्रवाह कि कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ को होकर गुजरती है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको देखने को मिलेगी, इधर आपको ये सिंधु नदी देखने को मिलेगी। ये है सिंधु नदी, जो कि यहाँ से होती हुई और फिर ये पाकिस्तान में पहुंच जाती है। ये है सिंधु नदी। इसके बाद आपको यहीं पर ये इंडस नदी, सिंधु नदी हुई। फिर नीचे आप जानते हैं कि जो हमारी नॉर्थ में ये 6 हमारी रिवर्स हैं, जो कि एक सिंधु समझौता था उसके तहत बांटी गई थी कि 3 नदियों का पानी पाकिस्तान में जाएगा और 3 नदियों का पानी भारत को मिलेगा। ये हुआ। और कुछ हमारी जो साउथ की नदियां हैं, इसमें से मैक्सिमम जो हमारी नदियां हैं वो गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, लेकिन कुछ नदियां हमारी इधर भी गिरती हैं अरब सागर में। जो हमारा अरब सागर में नदियां गिरती है, पहले आज हम उन्हें देखेंगे कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। कल हम देखेंगे कि वो 6 नदियां कौन कौन सी हैं जिन्हें बांटकर कुछ भारत के हिस्से में कुछ पाकिस्तान के हिस्से में किया गया। फिर हम यहाँ पे जब साउथ और नॉर्थ की नदियां देख लेंगे, इसके बाद हम ईस्ट में कौन कौन सी नदी जाती है और वेस्ट में किधर से कौन सी नदी निकलती है, ये सब देखते हुए चलेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे इधर कि हमारी साउथ की नदियां कौन कौन सी हैं। तो साउथ की नदियां हमारी हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी साउथ की नदियां। ये हमारा हुआ भारत का मैप, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये भारत का मैप हमारा है और इसमें आपको देखने को मिलेगी ये नदियां, जिसमें जो कि इधर आकर गिरती हैं। अब इधर कौन कौन सी गिरती है आप देख रहे होंगे। जो हमारी यहाँ से देखोगे साबरमती नदी, इसका प्रवाह किधर है? नीचे की तरफ है। इधर आप माही नदी देखेंगे, ये भी किधर गिर रही है? अरब सागर में गिर रही है। इधर नर्मदा देखेंगे, ये भी अरब सागर में आ रही है। और ये आपको तापी देखने को मिलेगा, ये भी अरब सागर में नदी गिर रही है। इधर आप पेरियार देखने को मिलेगा, तो ये पेरियार भी कहां पर? इसका प्रवाह भी अरब सागर में है। तो ये हमारी कुछ नदियां हैं, जैसे कि हमारी हुई साबरमती, इधर माही नदी हुई, ये हुई नर्मदा, ये हुई तापी, और इधर आप नीचे आएंगे तो ये परियार। इन नदियों का प्रवाह किधर है? तो ये अरब सागर में आकर गिरता है। कहां पर? अरब सागर में गिरता है। अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी नदियां हैं उनका जो झुकाव है वो है बंगाल की खाड़ी की तरफ। इधर बे ऑफ बंगाल में इसका वो है कि इधर प्रभाव होता है। लेकिन कुछ नदियां, बहुत ही मिनिमम नदियां हैं, जो गिनी चुनी कुछ नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। तो कौन कौन सी जो हमारी बड़ी नदियां हैं उन्हें देख लेते हैं कि साबरमती, माही, नर्मदा, तापी और इधर पेरियार, ये सब अरब सागर में गिरती हैं। और इधर हमारी और नदियां जो गिरती हैं उन्हें हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं हम अपने वर्ल्ड मैप में, जिसमें हमने 7 कॉन्टिनेंट देखे थे। कौन कौन से देखे थे? तो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फिर देखा था यूरोप, अफ्रीका, फिर देखा था एशिया, इसके बाद हम चले थे अफ्रीका पर, और नीचे हमने देखा था अटलांटिका। ये हमारे 7 महाद्वीप थे। कौन कौन से? सबसे पहले साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इधर हमने देखा यूरोप, इधर अफ्रीका, इधर एशिया, और इधर ओशियनिया, जो कि आज के टाइम पर ऑस्ट्रेलिया है। ये हुआ ऑस्ट्रेलिया। और इधर, क्योंकि ओशियनिया इधर हमारा सागर पड़ता है, लेकिन अब इसका नाम क्या है? ये है ऑस्ट्रेलिया। और इधर अटलांटिका। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट है। कितने हुए? 7 कॉन्टिनेंट है। इन्हीं में से हम कौन कौन से को देखेंगे? तो आज हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को डिस्कस करेंगे। इनके सभी कंट्रीज को हम अच्छे से देखेंगे। इधर आप देख रहे होंगे तो इधर आपको साउथ पैसिफिक देखने को मिलेगा, साउथ अटलांटिक देखने को मिलेगा, इधर नॉर्थ पैसिफिक सागर देखने को मिलेगा, इधर नॉर्थ अटलांटिक देखने को मिलेगा, इधर आर्कटिक देखने को मिलेगा। ये हमारे सागर हुए। इसके बाद चलेंगे हम साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के कुछ देश हैं जिसे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आएगा हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कौन कौन से देश हैं जो लाइक करते हैं? तो इसमें सबसे पहले आएगा अर्जेंटीना। अगर हम साउथ के देशों से देखेंगे तो अर्जेंटीना, और मैंने आपको बताया था अर्जेंटीना और चिली, अर्जेंटीना की मैक्सिमम जो बाउंड्री है उसे शेयर करता है किससे? चिली देश से। तो ये आप देख लेंगे अर्जेंटीना और इधर चिली। ये आप बाउंड्री पर देख रहे होंगे तो ये चिली देश है। और ये छोटे छोटे अगर जो द्वीप देख रहे होंगे ये भी किसके हैं? ये सब चिली देश के हैं। इधर आप अर्जेंटीना देख रहे होंगे। इसके ऊपर आप देखेंगे तो छोटे छोटे आपको कुछ देश देखने को मिलेंगे, जैसे उरुग्वे, प्रागवे, इधर बोलीविया, इधर पेरू देखने को मिलेगा। थोड़ा ऊपर चलोगे तो आपको इक्वाडोर देखने को मिलेगा, कोलंबिया। और अब चलते हैं हम वेस्ट से ईस्ट में, तो आपको कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना देखने
देखने को मिलेगा। और ये सबसे बड़ा इलाका जो कि ब्राजील है, तो आपको ब्राजील देखने को मिलेगा। ये हुए हमारे साउथ अमेरिका के देश। कौन कौन से? अर्जेंटीना, चिली देश। इनके ऊपर आप देखोगे तो उरुग्वे, पैराग्वे, बोलिविया, पेरू। ऊपर थोड़ा चलोगे इक्वाडोर, इधर देखोगे कोलंबिया और वेनेजुला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच। और सबसे बड़ा इलाका जो है वो है ब्राजील का। तो ये सब चीजें हुई। इसके बाद चलते हैं हम अब नॉर्थ अमेरिका पे। नॉर्थ अमेरिका के कुछ बड़े बड़े देश हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देखोगे मैक्सिको, ये हुआ यूनाइटेड स्टेट, इधर आप कनाडा, और यूनाइटेड स्टेट का ही एक पार्ट आपको अलास्का इधर देखने को मिलेगा। ये है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट, और उधर भी आपको अलास्का देखने को मिलेगा। ये कंप्लीट क्या हुआ? इधर जो पार्ट हुआ ये हुआ अलास्का, जो कि यूनाइटेड स्टेट का ही पार्ट है, मींस इसी का भाग है। कनाडा हुआ, और इधर आप देखेंगे मैक्सिको। इसके बाद सबसे जो बड़ा इसका नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे बड़ा पार्ट है, जो सबसे बड़ा भूभाग है, वो है कनाडा का। इसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट। अब चलते, और इधर आपको ग्रीनलैंड भी देखने को मिल रहा होगा। ये वैसे तो डेनमार्क का हिस्सा है, डेनमार्क के क्षेत्र में आता है, लेकिन जो भूगोलिक इसकी स्थिति है, ज्योग्राफिकल स्थिति है, नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है। तो वो कौन सा है? ग्रीनलैंड। इसके बाद चलते हैं हम, यहाँ पे आप अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा, इधर पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ अलास्का देखने को मिलेगा, इधर आपको क्या मिलेगा? बैफिन बे देखने को मिलेगा। तो ये सब हमारे क्या हुए? सागर हुए, और कुछ हमारी हुई हमारा वर्ल्ड मैप। अब हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने इंडिया को देख लिया, इंडिया किस किससे अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। इसके बाद देखा हमने कि कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है। इसके बाद हम वर्ल्ड मैप पर आए। वर्ल्ड मैप में हमने देखा कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। 7 कॉन्टिनेंट के बाद हमने 2 कॉन्टिनेंट को डिस्कस किया, जिसमें से हमने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को, कि जितने भी देश हैं, जितनी भी कंट्री हैं, उन्हें कवर करते हुए हम निकल गए। अब आते हैं हम कि हमारे जो देश है उसके हम नेशनल पार्क कर रहे थे। नेशनल पार्क में हम थोड़े थोड़े नेशनल पार्क देखेंगे, मींस 2 या 3 स्टेट को हम कवर करेंगे। अगर किसी स्टेट के ज्यादा नेशनल पार्क है तो हम 2 कवर करेंगे, अगर थोड़े कम है तो हम 3 को देखते हुए चलेंगे, जिससे कि हमें एक याद भी रहेगा। और नेक्स्ट डे पहले हम 3 का रिवीजन करेंगे, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट 3 को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो लद्दाख का क्षेत्र है, लद्दाख में कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो लद्दाख में आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, वो है हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क। इधर आप देख रहे होंगे, ये हेमिस और ये है लद्दाख का पार्ट, और लद्दाख में सिर्फ एक नेशनल पार्क है। कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। इसके बाद आप आओगे जम्मू कश्मीर पर, और जम्मू कश्मीर के जो आप नेशनल पार्क देखोगे, तो जम्मू कश्मीर में जो नेशनल पार्क है वो है सिटी फॉरेस्ट, जो कि सलीम अली नेशनल पार्क है। आप जानते हैं सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, उसे हम आगे देखेंगे। पहले सलीम अली नेशनल पार्क देखेंगे, और ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। फिर देखेंगे आप दाचिंगम नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क और किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। ये हुए हमारे 4 नेशनल पार्क। कौन कौन से? सलीम अली नेशनल पार्क, दाचिंगम, काजीगम और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये हमारे 4 नेशनल पार्क हुए। लद्दाख में कौन सा है? हेमिस। और इसमें कौन कौन से हैं? तो सलीम अली नेशनल पार्क, फिर आएगा हमारा दाचिंगम, फिर आएगा काजीनाग, और 4th आएगा हमारा किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये हुए। अब हम हिमाचल प्रदेश का देख लेते हैं, 3rd वाला। हिमाचल प्रदेश हुआ। ये हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो सबसे पहले ग्रेट हिमालय, फिर देखेंगे इंद्रकिला, खीरगंगा, पिन वैली, कोलसिरजुंग, और इधर देखेंगे सिंबल बारा। तो कौन कौन से है? ग्रेट हिमालय, इंद्रकिला, खीरगंगा, पिन वैली और इधर सिंबाला। ये हुए हमारे नेशनल पार्क। सिम्बाल बारा नेशनल पार्क हमने 3 के देखे। आज हमने लद्दाख का देखा, जो कि हमारा हेमिस नेशनल पार्क है। इसके बाद हम चले कश्मीर, जम्मू कश्मीर पर, जिसमें हमारे 4 नेशनल पार्क है। फर्स्ट है हमारा सलीम अली नेशनल पार्क, इसके बाद दाचिंगम, फिर है काजीनाग, और इसके बाद किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये 4 नेशनल पार्क हुए। इसके बाद हमने देखा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से? तो ग्रेटर हिमालय, फिर है इंद्रकिला, खीरगंगा, पिन वैली। इसके बाद चले हम पिन वैली के बाद सिम्बाल बारा, जो कि लास्ट का वर्ड है, वो हमने याद कर लिया। तो ये हुए 3 नेशनल पार्क। इसके बाद कल हम कौन से देखेंगे? तो आप देख कर आएंगे कि हम देखेंगे उत्तराखंड को, और हम हरियाणा और पंजाब, इन 3 को कवर करते हुए चलेंगे। साथ में उत्तर प्रदेश को भी देखेंगे। तो ये 4 राज्य हम कल देखेंगे। चलते हैं, ये हुए हमारे नेशनल पार्क। इसके बाद आप ये देखेंगे कि ये है हमारा प्यारा भारत, जिसके सारे स्टेट, उनकी जो हमारी कैपिटल है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, कौन कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो ये सब चीजें आपको एक बार स्ट्रक्चर में आप देख लेंगे कि कौन सा कहाँ पर है।
सेकंड आप देखेंगे कि पाकिस्तान कहां पर लाई करता है, चाइना कहां पर है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इधर आप देखेंगे अरेबियन सी पड़ता है हमारा, और इधर पड़ता है बे ऑफ बंगाल। इधर आप नीचे देखेंगे जितने भी हमारे प्रायद्वीपीय जितने स्टेट हैं, प्रायद्वीपीय पठार है हमारा, तो इसे आप देखते हुए चलेंगे। इधर अंडमान निकोबार देख रहे होंगे आप, और इधर आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। ये हुआ चल, और इसमें वर्ल्ड लाइफ जितनी भी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो इसमें मेंशन की हुई है। लेकिन अब पहले हम नेशनल पार्क को कवर करेंगे। जितने स्टेट हैं उनके सारे नेशनल पार्क को अच्छे से एक बार याद कर लेंगे कि जितना हो सके नेशनल पार्क से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमारा ना छूटे। इसके बाद हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कवर करेंगे। अब आते हैं हम अपनी करंट अफेयर की फर्स्ट न्यूज पर। हमारी करंट अफेयर की फर्स्ट न्यूज है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये हमारा बनाया जाता है 15 सितंबर को। कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है हमारा 15 सितंबर, 15 सितंबर 2025 को ये हमारा मनाया जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इस दिवस की उत्पत्ति क्यों की गई, मतलब ये क्यों मनाया जाता है हमारा। तो ये है संयुक्त राष्ट्र की आम सभा जो कि यूएन जनरल असेंबली होती है ने 2007 में इस दिन को मान्यता दी, और तब से हर साल 15 सितंबर को विश्व भर में लोकतंत्र की संवर्धन की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जैसे कि सेमिनार करना, पैनल पर चर्चा करना, वोटर रजिस्ट्रेशन ड्राइव, या फिर जो सार्वजनिक बहसें हैं या फिर जो हमारी शैक्षिक कार्यक्रम है, इन सब के लिए ये एक हमारा बनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के लिए इस दिन को मनाया जाता है लोकतंत्र दिवस। कौन सा था ये हमारा? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य वही है कि नागरिकों के लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए को बढ़ावा देना, जिससे कि जो एक लोकतंत्र है वो मजबूत बने। इसीलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। सरकारों को पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति उत्साहित करना, या फिर युवा पीढ़ी में लोकतांत्रिक मूल्यों और मानव अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है हमारा महिला हॉकी एशिया कप 2025 में भारत किस स्थिति पर रहा। तो भारत इसमें उप विजेता रहा है। कौन सा रहा है? उप विजेता, सेकंड नंबर पे रहा है। तो ये हुआ भारत की स्थिति, उप विजेता सेकंड नंबर पे है कि महिला हॉकी एशिया कप 2025 में भारत सेकंड नंबर पर रहा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सितंबर 2025 में अहमदाबाद के नरणपुर में क्या उद्घाटन किया। तो उन्होंने एक स्टेडियम का अनावरण किया, वहां पर उसका उद्घाटन किया। कौन सा स्टेडियम है? तो वो है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो लगभग 825 करोड़ की धनराशि से बनाया गया है। कितनी उसमें लागत लगी? तो 825 करोड़ उसमें लागत लगी है, और ये भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। इसे इसलिए भी बनाया है कि जो आने वाले ओलंपिक्स हैं उसकी तैयारी की जाए और हम भी अपने देश में ओलंपिक्स को कंडक्ट करा पाए। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्वेश्चन है हमारा कि क्यों महत्वपूर्ण है। सरकार ने इसे भारत को स्पोर्ट्स हब बनाना और 2036 के जो ओलंपिक्स को की तैयारी कराने का इसका लक्ष्य बना है कि जो 2036 में ओलंपिक्स होंगे उनकी तैयारी की जाए, उसके लिए इसे बनाया गया है। और ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। अहमदाबाद को खेल राजधानी बनाने की महत्वाकांक्षा व्यक्त की गई है। विश्व स्तरीय सुविधाएं होने से जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने में मदद मिलेगी और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण व प्रदर्शन में सुधार होगा। स्थानीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिलेगा। इसका नामकरण किस पे किया गया? तो जो वीर सावरकर हैं उनके नाम पर इनका नामकरण किया गया है। उद्घाटन के दौरान कौन थे? तो अमित शाह ने इनका उद्घाटन किया, और जो सावरकर की बलिदान के को देखकर इनके नाम पर इस स्टेडियम का नाम पड़ा। कौन सा? सावरकर के बलिदान और साहस का स्मरण किया गया। नामकरण समारोह दोनों एक ही राष्ट्र नायकों का श्रद्धांजलि देने के तौर पर देखे गए। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल की गई जो हमारी एंटी सबमरीन वॉरफेयर INS एंड्रोथ है के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले है INS एंड्रोथ एक इंडिजेंस, कौन सी है? इंडिजेंस भारतीय निर्मित एंटी सबमरीन वेलफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, जिसे तटीय पनडुब्बी रोध या फिर कोस्टल ASW तटीय निगरानी और जरूरी होने पर माइन लेइंग या फिर माइन काउंटर मैनेजर रोल के लिए डिजाइन किया गया है। बी ऑप्शन है इसका कि INS एंड्रोथ एक न्यूक्लियर पावर जो कि बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। थर्ड है इसका INS एंड्रोथ एक बड़े विमान वाहक पोत जो कि एयरक्राफ्ट करियर है जो
फिक्स विंग जेट्स ऑपरेट करता है। या फिर फोर्थ है इसका कि जो INS एंड्रोथ एक नागरिक शोध जो सिविलियन रिसर्च जहाज है, इसमें कोई हथियार या सोनार नहीं लगे हुए हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ए, जो कि एक हमारी क्या है, INS एंड्रोथ एक इंडियन जेम्स मीन्स इंडिया द्वारा बनाई गई ये हमारी INS एंड्रोथ है। और एंटी सबमेरिन वॉरफेयर जो कि सैलो वाटर क्राफ्ट है, जिसे तटीय पनडुब्बी रोध जो कि कोस्टल ASW है, तटीय निगरानी करना और जरूरी होने पर माइन लेइंग या फिर माइन जो काउंटर मेजर होते हैं रोल के लिए भी डिजाइन किया गया है। इसके बारे में आप थोड़ा और देख सकते हैं कि जो INS एंड्रोथ है एक एंटी सबमेरिन है। इसके बाद इसे किस श्रेणी में रखा गया है, तो वो है सैलो वाटर क्राफ्ट की श्रेणी में रखा गया। ये बहुत ही हल्का और मध्यम आकार का सैन्य जहाज है, जिसे मुख्यतः तटीय या फिर जो तटीय इलाके होते हैं उनमें पनडुब्बी रोध एवं तटीय सुरक्षा के लिए इसे बनाया गया है। इसे भारतीय शिपयार्ड जैसे कि GRSC आदि द्वारा इंडिजेंस जो कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा, उसके द्वारा इसे निर्मित किया गया है। परियोजना के तहत निर्मित किया गया है मेक इन इंडिया। ये किसके खिलाफ काम करेगा, तो जैसे जिनकी पनडुब्बियां निगरानी है, तटीय जो पनडुब्बी निगरानी या फिर इंटरसेप्ट जो कि बंदरगाहों का कोस्टल रूट्स होते हैं या फिर संवेदनशील तटीय जोन होते हैं में संभावित जो दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढना और उन्हें नष्ट करने का इसका काम होगा। कि जहां पर हमारे जो संवेदनशील कुछ इलाके होते हैं उसमें अगर दुश्मन की कोई पनडुब्बी आ गई है या फिर कोई वो वहां पर विरोध करे, मुठभेड़ कर रहा है, तो उसे वो क्या करेगा, ढूंढने का भी काम करेगा और साथ में उसे नष्ट करने का भी काम करेगी ये पनडुब्बी। इसके बाद कोस्टल सर्विलियंस सतह और पानी के भीतर गतिविधियों की निगरानी करेगी, सतह और पानी दोनों की गतिविधियों पर निगरानी रखेगी। और जो माइन लेइंग है या फिर काउंटर माइन ऑपरेशन है, यदि अक्षमता हो तो, अगर क्षमता हो तो आवश्यकता अनुसार तटीय खानों को बिछाना या फिर हटाने में भी सहाय करेगी। जो तटीय हमारी खाने होती हैं उन्हें बिछाने का काम भी करेगी और साथ ही उन्हें हटाने का भी काम करेगी। जो टास्क फोर्स सपोर्ट के लिए क्या होगा कि बड़े बड़े ऑपरेशन के लिए पास का सुरक्षा और जो हमारा एक्सकोर्ट जो क्लोज प्रोटेक्शन देने का ये काम करेगी। ये हुई INS एंड्रोथ। इसके बाद है हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्राकृतिक गैस की खोज किस बेसिन पर की, तो वो की है कृष्णा गोदावरी बेसिन पर। किस पर, कृष्णा गोदावरी बेसिन पर की है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज की है। यह खोज भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत ने कृष्णा गोदावरी बेसिन जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खोज की थी। तो ये कौन सा होगा, ये होगा अंडमान बेसिन पर। इससे पहले किस पे की थी, गोदावरी जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है उस पे की थी, और अभी कौन से पे की है, अंडमान बेसिन पर इसकी खोज की है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हमारा होगा हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जीवमंडल रिजर्व को यूनेस्को के विश्व जीवमंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। कि हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश का जीवमंडल रिजर्व है उसे किस जीवमंडल रिजर्व में शामिल किया गया है, जो यूनेस्को में शामिल किया गया, तो वो है शीत मरुस्थल जो कि कोल्ड डेजर्ट है जीवमंडल का रिजर्व, इसे शामिल किया गया है यूनेस्को में। हिमाचल प्रदेश के शीत मरुस्थल जो कि कोल्ड डिजर्ट जीवमंडल रिजर्व को हाल ही में यूनेस्को की विश्व जीवमंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। यह क्षेत्र लाहौल समिति या फिर किन्नौर और चंबा के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है और अपनी अद्वितीय शीत मरुस्थलीय पारिस्थितिकी, उच्च हिमालयी वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके बाद इसके साथ ही भारत के कुल 13 स्थल यूनेस्को की विश्व जीवमंडल नेटवर्क में शामिल हो गए हैं। इसे मिलाकर कितने हो गए, 13 जीवमंडल हो गए हैं। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल विवाह में उल्लेखनीय कमी आई है। लड़कियां और लड़कों में यह कमी क्रमशः कितनी रही, तो ये हुई 69% से लेकर 72%। मीन्स 69% लड़कियों का और लड़कों का जो आंकड़ा है वो है 72%। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन रिपोर्ट के अनुसार भारत में लड़कियों के बाल विवाह में 69% की कमी आई है और लड़कों के बाल विवाह में 72% की कमी आई है। यह सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का कन्या शिक्षा अभियान, जागरूकता कार्यक्रम और बाल विवाह
निषेध अधिनियम 2006 के तहत सख्त पालन का परिणाम है। मीन्स ये क्या हुआ कि इसकी एक हमने योजना चलाई थी, कौन सी थी, कि जो थी कन्या शिक्षा अभियान, और सेकंड थी जो हमारी बाल विवाह अधिनियम है 2006 के तहत इस पर सख्त कार्रवाई की गई, जिसके वजह से ये देखा गया है कि 69% लड़कियों के बाल विवाह में कमी आई है और 72% लड़कों के बाल विवाह में कमी आई है। ये अच्छा आंकड़ा देखा जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, तो वो बढ़ा दिया है 2 वर्ष के लिए। कितना? 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। और कौन है हमारे अटॉर्नी जनरल? तो अभी जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं वो कौन है? वो है आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमनी जो है हमारे अटॉर्नी जनरल हैं और उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब ये 2 साल तक और इसी पद पर बने रहेंगे। आर वेंकट रमनी, जिन्हें अक्टूबर 2022 में भारत का 16वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था, का कार्यकाल हाल ही में 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अटॉर्नी जनरल भारत के सर्वोच्च निधि, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो सर्वोच्च निधि अधिकारी होते हैं। इसी के साथ जिनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। जो हमारा अनुच्छेद 76 है वो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है, उसके तहत ही जो अटॉर्नी जनरल है उनको नियुक्त किया जाता है। वे भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श देते हैं और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो हमारी भारत सरकार है उसे परामर्श देने का काम किसका होता है? अटॉर्नी जनरल का होता है। साथ ही साथ अगर हमारा कोई भी मुद्दा हो तो जो सुप्रीम कोर्ट में चलता है तो उसके लिए भी केंद्र की तरफ से कौन उसे जज करता है या फिर कौन उसके लिए लड़ता है, तो वो होते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल। मींस केंद्र सरकार का जो एक एडवोकेट होते हैं वो होते हैं अटॉर्नी जनरल, जिसे 76 आर्टिकल 76 के तहत नियुक्त किया जाता है। हाल ही में बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है हमारा, रामसर कन्वेंशन 1971 आर्द्र भूमियों के लिए संरक्षण से संबंधित है। सेकंड है, एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थल भारत में है और रामसर स्थल घोषित होते ही स्वतः ही यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन जाता है। तो हमारा फर्स्ट बिल्कुल सही है, जिसमें रामसर कन्वेंशन 1971 जो कि हमारी आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। सेकंड है हमारा, एशिया में सर्वाधिक राम स्थल कहां पर है, तो वो भारत में, ये भी बिल्कुल राइट है। लेकिन जो राम स्थल होते हैं वो जरूरी नहीं है कि उन्हें यूनेस्को में ही शामिल किया जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। मींस हमारा 1 और 2 सही ऑप्शन है। कौन सा? 1 और 2 सही ऑप्शन है। देखते हैं हम कि हमारा रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड संरक्षण हेतु आरक्षित हुआ था। इसके बाद जो वर्तमान में भारत के पास 80+ हमारे रामसर स्थल हैं जो एशिया में सबसे बड़े हैं, एशिया में सबसे अधिक। और थर्ड मैंने आपको बताई था कि जरूरी नहीं है जो हमारे रामसर स्थल हैं वो यूनेस्को में भी शामिल किए जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाल ही में जल शक्ति अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया गया, तो वो किया गया बीदर जिले को। किसे? बीदर जिले को यह पुरस्कार दिया गया, जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार। आइए देखते हैं हाल ही में कर्नाटक के बीदर जिले को, कहाँ का है ये, तो ये है कर्नाटक का बीदर जिले को जल शक्ति अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान जिले में समुदाय की सक्रिय भागीदारी और वर्षा जल संचयन और सतत जल प्रबंधन के प्रयासों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य यह संदेश देना है कि जल संरक्षण केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि जनता की भागीदारी से ही संभव है। कि ऐसा नहीं है कि अगर सरकार करेगी तभी हम जल की संरक्षण कर पाएंगे, जनता करेगी तभी कुछ हो पाएगा। इसीलिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा यहाँ पे प्रभाव देखा गया है, सबसे अच्छा यहाँ पर संरक्षण देखा गया है कि जल का संरक्षण ये लोग किस तरह से कर रहे हैं। तो कौन सा है वो? बीदर जिला। कतर ने हाल ही में यूपीआई को अपनाकर 8वां देश बनने का गौरव हासिल किया है। इस विकास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक भारतीय वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है जिसे एनपीसीआई ने विकसित किया है। सेकंड है, यूपीआई को अपनाने के बाद कतर भारतीय यात्री क्यूआर कोड आधारित भुगतान स्थानीय दुकानों पर विदेशी मुद्रा
परिवर्तित किए बिना कर सकते हैं। जबकि थर्ड है, जबकि किसी देश में यूपीआई अपनाया जाता है तो उस देश के सभी घरेलू लेन देन स्वचालित रूप से यूपीआई पर चलने जाने चाहिए। ये गलत है, सिर्फ हमारा फर्स्ट और सेकंड सही है। फर्स्ट हमारा सेकंड सही है और सेकंड वाला भी हमारा सही है। देखते हैं कि यूपीआई जो हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वास्तव में एक भारतीय तत्काल भुगतान प्रणाली है जिसे एनपीसीआई क्या है कि जो हमारे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया है कि कतर में यूपीआई के लागू होने का मतलब है कि भारतीय यात्री अब अपनी परिचित यूपीआई ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन कर स्थानीय दुकानों में भुगतान कर सकते बिना मुद्रा विनिमय के। हमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। मींस कतर में अगर हमारे यहाँ से कोई यात्री जाते हैं तो वो क्या करेंगे, वो बिना अपने डॉलर या फिर वहां की करेंसी को यूज किए या आपके रुपए को यूज किए हुए हम जाकर उसे स्कैन करेंगे और फोन से पेमेंट कर देंगे। हमें कोई भी करेंसी को एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हुआ सेकंड है, सेकंड हमारा हो ही गया और थर्ड हमारा गलत है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने अपने जो हमारा फोस्कोस है FOSCOS फोस्कोस पोर्टल पर आयुर्वेद आहार उत्पादन हेतु लाइसेंसिंग विंडो लॉन्च की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है हमारा जो फोस्कोस है वो FSSAI द्वारा विकसित एक ऑनलाइन लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली है। सेकंड है इस पहल का उद्देश्य है आयुर्वेद आधारित खाद्य उत्पादों के अनुमोदन और विनियमन को सरल व पारदर्शी बनाना है। और थर्ड है कि जो FSSAI है वो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा गलत है, ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। सेकंड हमारा सही है और फर्स्ट भी हमारा सही है। देखते हैं हम कि हमारा जो फोस्कोस फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम है FSSAI का ऑनलाइन लाइसेंसिंग व पंजीकरण पोर्टल है जिसे पुराने FLRS सिस्टम के स्थान पर विकसित किया गया है। सेकंड है हमारा इस पर आयुर्वेद आहार उत्पादों के लिए नई विंडो खोली गई है ताकि जो हमारा अनुमोदन है और निगरानी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए। जबकि जो FSAI है वो आयुष मंत्रालय के तहत नहीं आता है बल्कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत उसे रखा जाता है, तहत काम करता है। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने भुवनेश्वर में दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत में मध्यस्थता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है जो हमारा मेडिटेशन है मध्यस्थता के वैकल्पिक जो हमारे विवाद निवारण का एक रूप है। जो हमारा विकल्पिक विवाद निवारण है उसका एक रूप क्या है, जो है वो है मेडिटेशन। इसके बाद सेकंड है कि जो हमारी मेडिटेशन अधिनियम है मध्यस्थता अधिनियम 2023 भारत में संस्थागत मध्यस्थता के लिए विधिक ढांचा प्रदान करता है। और फिर है थर्ड कि पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इसका क्या होगा, इसके जितने भी ऑप्शन है वो सभी सही है। जैसे कि पहला हम देख लेंगे जो मेडिटेशन है वास्तव में जो वैकल्पिक विवाद निवारण का एक प्रमुख तरीका है जिसमें न्यायालय से बाहर सुलझाया जा सकता है। सेकंड क्या है कि जो हमारा मध्यस्थता अधिनियम 2023 है उसको भारत में मध्यस्थता को बढ़ावा देना और संस्थागत रूप देने के लिए पारित किया गया है। इसमें ऑनलाइन मध्यस्थता को भी शामिल की मान्यता दी गई है। और जो हमारा थर्ड है वो है पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन वर्ष 2022 में नई दिल्ली में हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो फर्स्ट मध्यस्थता सम्मेलन वो कहां पर हुआ था, तो वो हुआ था 2022 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये तीनों कथन सही हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सितंबर 2025 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले है कि विश्व पर्यटन दिवस हर वर्ष 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के तत्वावधान में मनाया जाता है। सेकंड है वर्ष 2025 के विश्व पर्यटन दिवस की जो थीम है वो है टूरिज्म एंड पीस। फिर है वर्ष 2025 का आधिकारिक वैश्विक आयोजन भारत में हुआ। इन तीनों में से कथन कौन कौन से सही हैं? तो सबसे पहले हमारा होगा कि हमारा जो विश्व पर्यटन दिवस है वो हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। और ये न्यूज मैंने आपको करंट अफेयर की पहले भी बताई थी। 27 सितंबर को मैंने पढ़ाया था कि 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 1980 में स्थापित किया था। और इसका सेकंड भी सही है कि वर्ष 2025 की जो थीम थी वो क्या थी, टूरिज्म एंड पीस थी। क्या? टूरिज्म एंड
पीस थी, जिसका उद्देश्य है पर्यटन के माध्यम से शांति और संस्कृति समझ को बढ़ावा देना। लेकिन थर्ड इसका गलत है, थर्ड इसका सही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने केरल के कोल्लम में सेम हर्ट सेम वर्ल्ड, ये क्या है, ये हर्ट है, सेम हर्ट सेम वर्ल्ड पुरस्कार का विमोचन किया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है हमारा जो है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं हमारा कि जो ये वैश्विक डेयरी क्षेत्र और पशुधन से संबंधित है। किससे? वैश्विक डेयरी क्षेत्र और पशुधन स्थिरता से संबंधित है। सेम हर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है कि सेम हर्ट सेम वर्ल्ड पुरस्कार का विमोचन डॉक्टर किसने किया? एल मुरुगन ने किया। एल मुरुगन ने केरल के कोल्लम में किया। यह पुरस्कार डेयरी क्षेत्र, पशुधन स्थिरता, पशु कल्याण और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका संदेश है कि दूध पशुधन दुनिया भर की समुदाय को जोड़ते हैं, इसलिए थीम रखी गई है सेम हर्ट सेम वर्ल्ड। ये हुए हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे। करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर किए। साथ में हमने वर्ल्ड मैप देखा, इंडिया का मैप देखा, कौन सी नदियां हैं जो हमारी अरब सागर में गिरती हैं वो हमने देखी, और साथ ही साथ हमने देखा कि कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर की क्लास ऐसे ही मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।